अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आखिर क्या हो रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में समाअत, दलाइल एटसेट्रा, तो ये क्या चाह रहे हैं? ये हालात कहाँ को जा रहे हैं? देखिए, मंसूर अली शाह साहब ने आज समाअत की है और आज समाअत में उन्होंने मुनीर मलिक और हामिद खान के कुछ दलाइल सुने हैं। अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा कि आपने तो जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के वकील हैं, उन्हें ही अदालती मावन मुकर्रर कर लिया है। ये कैसी अदालत की मावन है कि आपने एक साइड के वकला को, जो पहले ये प्लीड कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, आपने उन्हीं को अपना अदालती मावन मुकर्रर कर लिया है। फिर हामिद खान साहब पीटीआई के सेनेटर हैं, वो तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पहले ही मुहिम चला रहे हैं। वो कैसे अदालती मावन हो सकती है? मैंने पहले भी कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले में मंसूर अली शाह एक फरीक हैं और एक मुतासरा फरीक हैं। बहरहाल, अटॉर्नी जनरल के एतराज पर उन्होंने 2 और मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं, आसन बून और ख्वाजा आरिफ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमने माज़ी में भी देखा है कि जो जज साहब के बिलवड मुआवनीन होते हैं, जज साहब सिर्फ़ उन्हीं को सुनते हैं और उनकी बात को अहमियत देते हैं। बाकी अगर इस तरह को अदालती मुआवनीन ठोंसे जाएँ तो उनके दलाइल को कोई रद्दी की टोकरी में ही फेंका जाता है। साफ बात तो ये है कि वो सुनेंगे सिर्फ़ हामिद खान की और मुनीर मलिक की, बाकियों को तो उन्होंने सिर्फ़ इसलिए कि आज अटॉर्नी जनरल ने उनको एक्सपोज़ कर दिया कि आप एक साइड के अदालती मुआवनीन रखकर एक साइड का फैसला करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए जो है 2 और मुआवनीन मुकर्रर किए हैं, वरना अगर न्यूट्रलिटी होती तो पहले दिन ही बैलेंस करते, कोई बच्चे थोड़ी हैं ये जज। अब सवाल ये है कि मंसूर अली शाह करना क्या चाह रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मंसूर अली जब 26वीं जी। आईनी तरमीम पास हुई और उसके नतीजे में याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, तो उसके फौरन बाद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने एक जजेस कमेटी का इजलास खुद बुलाया और फुल कोर्ट का ऑर्डर कर दिया, जिसके जी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट सुनेगा। उस पर याहिया अफरीदी साहब का ये मौकफ था कि 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो गई है और नाफज हो गई है, उसके बाद जो आईनी मामलात हैं वो फुल कोर्ट नहीं सुन सकता। वो अब सुनेगा तो आईनी बेंच सुनेगा, कोई फुल कोर्ट नहीं वो मामलात सुनेगा। लिहाजा अब फुल कोर्ट नहीं हो सकता, आईनी बेंच ही वो सुनेगा। लेकिन मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह फुल कोर्ट के लिए इसरार करते रहे, लेकिन वो फुल कोर्ट ना हो सका। और याहिया अफरीदी और सब जजों ने इनको समझाया कि आप फुल कोर्ट नहीं कर सकते, अब आईन ने आईनी बेंच बना दिए हैं, अब फुल कोर्ट नहीं हो सकता। अब सूरत हाल ये है कि तब से मंसूर अली शाह साहब के दिल में फुल कोर्ट बैठा हुआ है और वो चाहते हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बिठा लिया जाए। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस बेंच का जो जुडिशियल ऑर्डर वो करेंगे, वो या फुल कोर्ट करेंगे या 9 रुकनी बेंच करेंगे। 7 रुकनी बेंच तो ऑलरेडी वो आईनी बेंच है, तो वो या फुल कोर्ट की तरफ गेम को ले जाना चाहेंगे और एक जुडिशियल ऑर्डर कर देंगे चीफ जस्टिस को कि आप इस मामले पर फुल कोर्ट बनाएं और जजेस कमेटी को भी एक जुडिशियल ऑर्डर कर देंगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जब वो एक जुडिशियल ऑर्डर फुल कोर्ट के लिए कर देंगे, तो फिर क्या याहिया अफरीदी और अमीनुद्दीन के लिए फुल कोर्ट बुलाना लाज़मी हो जाएगा? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो ये फुल कोर्ट का ऑर्डर करेंगे, ये 3 रुकनी बेंच, ये वैसा ही ऑर्डर होगा जैसा उमर अता बंदयाल ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का ऑर्डर कर दिया था। और बाद में वो इलेक्शन नहीं करवा सके थे क्योंकि पार्लियामान उनके रास्ते में आके खड़ी हो गई थी और पार्लियामान ने फ़ाइनेंस बिल रिजेक्ट कर दिया था। तो आइन को आइन ने मार दिया था। अब भी यही होगा कि इनके जुडिशियल ऑर्डर को एक जुडिशियल ऑर्डर मार देगा, उधर से आईनी बेंच में पहले तो जजेस के में ये ज़रूर है कि मंसूर अली शाह उसमें टाइमलाइन भी लिख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर फुल कोर्ट बुलाया जाए, 7 दिन के 5 दिन के अंदर बुलाया जाए। लेकिन वो ऑर्डर जो है वो सेट असाइड हो जाएगा आईनी बेंच से और वो एक वॉइड ऑर्डर हो जाएगा और मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब की फुल कोर्ट बनाने की जो ये कोशिश है, वो भी नाकाम हो जाएगी। ये जो बात आज 26 कहा जा रहा है ना कि जी हम तो बेंच के दायरे इख्तियार पर बात कर रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम पर तो हमारा कोई मसला नहीं है। ये कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं।
मंसूर अली शाह साहब के डिजाइन सब जानते हैं कि वो खेल को बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम की तरफ लेकर जाएंगे। और जब वो खेल को बिलाकर 26वीं आईनी तरमीम की तरफ लेकर जाएंगे, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट से उड़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में कि ये जो जुडिशियल ऑर्डर वो जुम्मे तक करना चाहेंगे, क्योंकि 28 को तो आगे आईनी बेंच ने बैठ जाना है 26वीं आईनी तरमीम के केसेस लेकर। तो इसलिए वो जुम्मे से पहले कोई ऑर्डर पास करके एक बहरान पैदा करना चाहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अटॉर्नी जनरल ने जो अदालती मामलीन 2 और मुकर्रर कराए हैं, वो अभी कल के दिन में केस को कंक्लूड नहीं होने देंगे। ख्वाजा आरिफ साहब और भून साहब भी टाइम लेंगे। आज वाले मामलीन तो फिक्स मैच के तहत थे। वो तो वही बात कर रहे थे जो मंसूर अली शाह साहब चाहते थे, और मंसूर शाह साहब अब जो बात होनी है वो होनी है जो मंसूर अली शाह साहब नहीं चाहते, और वो चाहेंगे कि ये ना हो। तो मेरे ख्याल में कल का दिन अहम है, लेकिन जुम्मे तक कोई जुडिशियल ऑर्डर हम देख सकते हैं फुल कोर्ट के लिए। और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि जी फुल कोर्ट ना बुलाकर तौहीन अदालत हो गई है, अदलिया की आज़ादी हो गई है, जजेस कमेटी कहेगी कि आइन के तहत बुलाया नहीं जा सकता। फिर ये रिव्यू में जाएगा और फिर उसके बाद आईनी बेंच इनको उड़ाएगा। तो मेरे ख्याल में एक ये अदालती लड़ाई हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें अभी जो है मंसूर अली शाह साहब एक कमज़ोर पोज़ीशन में लगते हैं। ये दुरुस्त है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए एक और कोशिश की है, इससे पहले एक कोशिश की है, अब एक और कोशिश की है, कर रही हैं, लेकिन उनकी पहली कोशिश भी नाकाम हुई है, और मुझे ये कोशिश भी नाकाम होती नज़र आती है, क्योंकि जब आईनी बेंच बन गए हुए हैं, तो अगर वो कोई जुडिशियल ऑर्डर ऐसा करेंगे भी, तो वो आईनी बेंच से सेट असाइड हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे मलिक रियाज साहब को लेकर। तो ये सुनने में आ रहा है कि अब मलिक रियाज साहब को दुबई से पाकिस्तान लेकर आया जाएगा। तो अगर ये बात सच है तो क्या हुकूमत की जानिब से तैयारियां कर ली गई हैं, और अगर कर रहे हैं तो कहाँ तक पहुंची हैं? देखिए, आज मलक रियाज साहब ने नैब के कल का जो वज़ाहत थी, उसका जवाब दिया है। मलक रियाज साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो वो जवाब में कहते हैं मैं गवाही नहीं दूँगा। जैसे वो कह हुँ। रहे हैं कि मैं किसी के खिलाफ भी वादा माफ़ गवाह नहीं बनूँगा, या किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूँगा। और उसी ट्वीट में वो नीचे आके ये थ्रेट भी कर रहे हैं कि अगर मुझे ज़्यादा तंग किया गया तो मेरे सीने में बहुत राज़ हैं, और मैं वो सारे राज़ अफ़शा कर दूँगा और मैं बता दूँगा। अब टेक्निकल बात ये है कि मलक रियाज साहब को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो रहे नहीं, कोई एटमी प्रोग्राम के सरबराह रहे नहीं कि उनके पास मुल्क के कोई एटमी राज़ हैं, या पाकिस्तान के कोई दिफ़ाई राज़ हैं, या कोई और राज़ हैं उनके पास। उनके पास तो यही राज़ हैं कि उन्होंने किसको कितनी रिश्वत दी है। इसके जी। अलावा तो उनके पास कोई राज़ नहीं है। वो पाकिस्तान में रिश्वत के बादशाह हैं, और पाकिस्तान को रिश्वत में लगाने में मलक रियाज साहब का एक बड़ा, रिश्वत का कल्चर परवान चढ़ाने में मलक रियाज साहब का एक बड़ा मेजर रोल है। पाकिस्तान को करप्शन में की दलदल में फँसाने में और इस माशरे को करप्ट करने में मलक रियाज का एक कलीदी किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान के माशरे को करप्ट किया है, पॉल्यूट किया है, हर बंदे को पैसे देकर रिश्वत पे लगाया है। अब वो आज थ्रेट कर रहे हैं कि मैं बता दूँगा मैंने किसको कितनी रिश्वत दी है। भई आप बता दें ना आपने किसको कितनी रिश्वत दी है। ये तो पाकिस्तान पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा कि आप बता दें कि आपने किसको कितनी रिश्वत दी है। बड़ी नेकी होगी पाकिस्तान में, मरने से पहले अगर आप ये सब बता दें कि आपने किसको कितने पैसे दिए हैं और उसके सबूत दे दें, और आकर अदालत में कहें कि जी मैं अपना दामन साफ करना चाहता हूँ, मैंने इस बंदे को इतने पैसों की रिश्वत दी है, इसको इतनी दी है। ये दुरुस्त है कि जवाब में जो आपने नाजायज़ काम किए कराए हैं वो भी खत्म हो जाएँगे। लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो रहे हैं ना, आपकी बहरिया टाउन डूब रही है, आपका पाकिस्तान की सारी एम्पायर कन्फिस्केट होने लगी है, ज़ब्त होने लगी है, आपके असासे ज़ब्त होने लगे हैं, आप इश्तिहारी हो गए हैं। आपको दुबई से डिपोर्ट कराने के लिए रियासत जो है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, आपके रेड वारंट जारी किए जाएँगे, आपको दुबई से बिलाखिर जाना ही पड़ेगा। दुबई में जो आपका ख़्याल था कि मैं पाकिस्तानियों के को दुबई के अपार्टमेंट अपने बेच दूँगा, उसका रास्ता भी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक रोक रही है। हमने कल बताया है कि बड़े-बड़े डीलरों को बुलाया गया है, और उनको बताया गया है कि अगर आपने मलक रियाज के अपार्टमेंट बेचे तो आप पर भी नैब का केस होगा। लेकिन मलक रियाज साहब थ्रेट किसको कर रहे हैं? आसिम मुनीर को थ्रेट कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने तो उनसे कोई पैसे नहीं लिए। वो आ जाएँ, आकर बता दें, अगर वो किसी माज़ी के जर्नैल का नाम बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ।
अगर उन्होंने कोई फैज़ को पैसे दिए हैं, बाजवे को पैसे दिए हैं या माज़ी के किसी और डीजी आईएसआई को पैसे देते रहे हैं, उन्होंने किसी सियासतदान को पैसे दिए हैं, तो आप एक बात समझें, उससे आसिम मुनीर को क्या प्रॉब्लम है? आसिम मुनीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिसको जितने पैसे दिए हैं, अगर तो आसिम मुनीर ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो आसिम मुनीर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा। आप ये बात समझें। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मलक रियाद के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया और ये जी। फैसला जीएचक्यू के लेवल पे हुआ और नैब उसको लेके आगे चल रही है। लेकिन आप बड़ी बात एक समझें, अगर आसिम मुनीर ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो मलक रियाद साहब आपकी थ्रेट किसी काम की नहीं है। क्योंकि थ्रेट तो तब हो जब आर्मी चीफ ने पैसे लिए हों या पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत में से किसी ने लिए हों। अगर फैज़ ने पैसे लिए हैं, बाजवे ने लिए हैं या उससे पहले वाले जर्नैलों ने लिए हैं, कुछ सियासतदानों ने लिए हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने लिए हैं, तो उससे आसिम मुनीर को क्या प्रॉब्लम है? आप बता दें सबके नाम। आप सबको गंदा कर दें, उससे पाकिस्तान की मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस थ्रेट से आप एक पंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं कि मैंने फलां-फलां को इतने पैसे दिए। वो कहेंगे आ जाएँ अदालत में गवाही दें, हम उनके खिलाफ करप्शन का केस कर देते हैं। आपने जो नाजायज़ फ़ायदे लिए हैं, वो भी खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल में आज मलक रियाद साहब ने एक बड़ी ही भोंडी कोशिश की है दोबारा पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को थ्रेट करने की और मुझे नहीं लगता उनकी ये कोशिश कामयाब होगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।